नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पटेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, बावड़िया कला, भोपाल। आज सभी का कक्षा 12वीं में स्वागत है। आज लेखा शास्त्र में हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। छात्रों, लेखांकन अवधि के अंत में हम खाते तैयार करते हैं, पर प्रश्न उठता है कि हम कौन से खाते तैयार करते हैं। तो हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। तो जब हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा वर्ष के अंत में बनाते हैं और उससे हमें सकल लाभ, शुद्ध लाभ एवं सकल हानि एवं शुद्ध हानि का ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमें वित्तीय विवरण को वर्ष के अंत में बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। तो हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके कारण हमें बनाने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि व्यापार में उस चीज से व्यापार के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का तो पता चल जाता है, परंतु हमें उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में सुदृढ़ता का ज्ञान नहीं हो पाता है। पर व्यापारी हमेशा अपने अपने हित को ध्यान में रखकर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे को तैयार करता है, जिससे बहुत सारे लोगों को उसमें सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो ऐसी कौन से विवरणों को हम तैयार करें वर्ष के अंत में, जिससे हमें वास्तविक स्थिति का अध्ययन हो सके। तो आज का विषय हमारा है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। सबसे पहले हमारे पास है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, परिचय। छात्रों, आज हमें यह पढ़ना है कि वित्तीय विवरण क्या है। पहले भी हम कक्षा 11वीं में लेखांकन अवधि के अंत में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उससे हमें सकल लाभ, सकल हानि एवं शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि ज्ञात हो जाती है, तथा चिट्ठे से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति मतलब संपत्ति एवं दायित्वों का ज्ञान हो जाता है। तो वो भी हम लेखांकन अवधि के अंत में उसे तैयार करते हैं। तो फिर हमें वित्तीय विवरणों को विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता है। तो छात्र, यहाँ पे हमें समझना होगा कि लेखांकन अवधि के अंत में प्रत्येक व्यवसाय द्वारा वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, आय विवरण, जिसे हम कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। दूसरा हमारे पास है स्थिति विवरण, जिसे हम कहेंगे पोजीशन स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो हम आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए आज हम यहाँ पे इसको इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं। कक्षा 11वीं में हम इसी बात को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड कौन सा, लॉस अकाउंट। दूसरी बात स्थिति विवरण, जो आज हम स्थिति विवरण की बात कर रहे हैं, कक्षा 11वीं की में हम इसको अंत में जो अंतिम खाते तैयार करते हैं, वहां पर हम इसे चिट्ठे के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। छात्र जानते हैं। अब पहले हमें आय विवरण को समझना होगा कि आय विवरण किसे कहें। व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आय विवरण पत्र तैयार किया जाता है। इस विवरण के अंतर्गत लाभ हानि विवरण बनाया जाता है, जो सकल लाभ, सकल हानि और शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि तथा सदस्यों में लाभांश का वितरण दर्शाता है।
तो इसको हम कहेंगे इनकम एंड स्टेटमेंट। दूसरा हमारे पास है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण मतलब जिसको कक्षा 11वीं में हमने बैलेंस शीट या चिट्ठी के नाम से जाना है। तिथि विशेष पर संपत्ति एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। इन विवरणों में व्यवसाय की महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, परंतु इस विवरण पत्र के माध्यम से व्यवसाय की समस्त जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा कि व्यवसाय की लाभप्रदता, नंबर दूसरा आर्थिक सुदृढ़ता, नंबर तीसरा शोधन क्षमता और नंबर चौथा अर्जन क्षमता। इसके अतिरिक्त यह विवरण पत्र व्यापार के स्वामी के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परंतु छात्र निम्न के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? नंबर 1, विनियोगकर्ता के हित को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऋणदाता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऋण पत्रधारी, ऐसे ही कर विभाग, बैंकर्स और अर्थशास्त्री। इसलिए इनको हितों को ध्यान में रखने एवं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना हमारे लिए आवश्यक है। अब आवश्यक है तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरण हम किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, सरल तरीके में यदि हम बात को समझने का प्रयास करें तो वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़ों को इस तरह से सरल रूप में वर्गीकृत कर प्रस्तुत करना होता है, जिससे उनके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब छात्रों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जब हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता को चिट्ठा तैयार कर लेते हैं तो वित्तीय विवरणों को बनाने की क्या आवश्यकता है, पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास दो व्यवसाय है, व्यवसाय ए और व्यवसाय बी। व्यवसाय ए का मतलब है हमारे पास लाभ 5 लाख रुपए है, विक्रय 20 लाख रुपए है। बी व्यवसाय का लाभ हमारे पास 6 लाख रुपए है और विक्रय हमारे पास 30 लाख रुपए है। कितना है? 30 लाख रुपए है। तो व्यवसाय ए का लाभ प्रतिशत, लाभ क्या है? प्रतिशत। हम सबसे पहले ए व्यवसाय का लाभ लेंगे। जैसे हमने उदाहरण के लिए 5 लाख रुपए है इंटू 100 अपन हमारे पास सेल्स कितना दिया हुआ हमारे पास? 20 लाख रुपए। तो लाभ का प्रतिशत आया हमारे पास 25%। बी व्यवसाय का लाभ हमारे पास कितना दिया हुआ था? 6 लाख इंटू 100, सेल्स कितनी दी है? 30 लाख अपन 30 लाख इक्वल टू 20%। जब हम किसी चीज का एनालिसिस नहीं कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बी व्यवसाय ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसका लाभ का प्रतिशत लाभ 6 लाख रुपए है, सेल्स 30 लाख रुपए है। ए व्यवसाय का लाभ 5 लाख रुपए है और सेल्स 20 लाख रुपए है। पर यदि हम उसे वास्तविक लाभ के प्रतिशत में एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा व्यवसाय ज्यादा अच्छा है। तो व्यवसाय की लाभप्रदता की प्रवृत्ति बी व्यवसाय से ए व्यवसाय की अच्छी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि ए व्यवसाय की लाभ का प्रतिशत 25% है, जबकि बी व्यवसाय का लाभ का प्रतिशत 20% है। अब प्रश्न हमारे पास होता है कि वित्तीय विवरणों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो छोटे छोटे आंकड़ों को सरल रूप में वर्गीकृत कर उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने पर हमें प्रत्येक व्यवसाय की एक एक बातों का सामान्य ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, सभी प्रकार की जानकारी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो छात्रों हमारे पास वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कुछ उद्देश्य है। नंबर 1, व्यवसाय के अर्जन क्षमता का ज्ञान। व्यवसाय के अर्जन क्षमता का ज्ञान मतलब यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं कि व्यवसाय में हमने जितनी भी पूंजी का विनियोजन किया है उस पूंजी पर पर्याप्त मात्रा में
हमें लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इस बात की का पता लगाना हमारे लिए आवश्यक है। शोधन क्षमता का पता लगाना। शोधन क्षमता का मतलब होता है भुगतान, या हमारे पास जो अल्पकालीन ऋण है, दीर्घकालीन जो ऋण है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन है अथवा नहीं है। नहीं है तो इस बात का हमें पता लगाया जा सकता है। वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी, मतलब हमें किन के स्रोतों से आय प्राप्त हो रही है तथा इतनी आय प्राप्त होगी जिससे हम भविष्य में उस आय को किस व्यवसाय में कितनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन। उपलब्धि मतलब हमने जैसे गत वर्ष और चालू वर्ष, गत वर्ष में हमने कितना विक्रय किया था, चालू वर्ष में हमने कितना विक्रय किया है, हम दोनों की तुलना कर सकते हैं और उपलब्धियों का भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। बजट बनाने में सहायक, मतलब वित्तीय विवरणों से हमें समस्त जानकारी प्राप्त होने के कारण भावी योजनाओं के लिए हम बजट बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन। छात्रों, जब एक ही व्यवसाय से रिलेटेड अन्य फर्में, मतलब कई प्रकार की फर्में काम कर रही है, तो उससे भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि अन्य फर्म कितना विक्रय कर रही है, कितना लाभ कमा रही है, कितने उसके एक्सपेंसेस है, उनसे हम तुलना करके हमारी कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वित्तीय प्रवृत्ति का क्या है, ज्ञान। छात्रों, व्यवसाय किस दिशा में जा रहा है इसका भी हमें क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और वित्तीय आंकड़ों को सरल बनाने में सहायक। यहाँ पे हम आंकड़ों को इस तरीके से, साधारण तरीके से लेखांकन करते हैं जिससे कि वो बहुत ही सरल रूप में हो जाते हैं, और उससे हमें, जिनको किसी प्रकार का लेखाकरण का ज्ञान ना होने वाले व्यक्ति को भी आसानी से वित्तीय आंकड़े क्या आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं, और उनकी सहायता से वो अपने किसी भी व्यवसाय का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि हम कैसे एनालिसिस करें, उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, क्या कोई विधि है, क्या कोई उपकरण है या कोई तकनीक है। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकी या उपकरण। वित्तीय विश्लेषण के लिए हमारे पास कई प्रकार की तकनीकी या उपकरण है। नंबर 1 हमारे पास है तुलनात्मक विवरण। नंबर 2 हमारे पास है समान आकार के विवरण। तुलनात्मक विवरण व्यवसाय के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण की पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण से तुलना करके कमियों का पता लगाना है ताकि इन्हें दूर किया जा सके। प्राय इस प्रकार के विवरणों में 2 अवधियों की मदों तथा उनके आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उनमें हुए परिवर्तनों को सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। इसके उद्देश्य हमारे पास नंबर 1 तुलनात्मक वित्तीय विवरणों को बनाने से आंकड़े सरल हो जाते हैं। ये विवरण विभिन्न वर्षों में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं कि गत वर्ष में क्या हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, और करेंट ईयर में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना विक्रय हुआ है, कितना हमारे पास गत वर्ष में विक्रय हुआ है, कितना हमारे पास चालू वर्ष में हुआ है। मतलब ये विवरण विभिन्न वर्षों में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ये विवरण व्यवसायिक इकाई की कमियां तथा उनके कमजोर पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, जिन्हें समझकर आसानी से दूर किया जा सकता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण पूर्वानुमान लगाने, बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 5 हमारे पास है तुलनात्मक विवरण वर्तमान की उपलब्धियों की व्याख्या करने के साथ साथ भविष्य की ओर भी
संकेत करता है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि तुलनात्मक विवरणों को तैयार करना, हम कैसे तुलनात्मक विवरणों को तैयार करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोई लेखांकन नहीं है, एक प्रकार का ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब होता है जिसका कोई एक निश्चित मापदंड है, उसका एक प्रारूप है, जिसके माध्यम से हम आंकड़ों को सरल रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। मतलब विश्लेषण हेतु कई प्रकार के विवरण तैयार किए जाते हैं। नंबर व्यावहारिक दृष्टि से केवल निम्न दो प्रकार के तुलनात्मक विवरण तैयार किए जाते हैं। नंबर एक तुलनात्मक आय विवरण, नंबर दूसरा तुलनात्मक स्थिति विवरण। अब तुलनात्मक आय विवरण किसे कहें? आय विवरण जिसे लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है, व्यवसाय के शुद्ध लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। इस विवरण की मुख्य मदें विक्रय, बेचे गए माल की लागत, क्रय, स्टॉक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय आदि होती है। इसकी प्रत्येक मद की तुलना पृथक दूसरे आय विवरण की उन्हीं मदों से की जाती है। इसमें विवरणों के आंकड़ों तथा प्रतिशत में परिवर्तनों को ज्ञात किया जाता है। विवरणों में दी गई मदों में किस गति से कमी या वृद्धि हो रही है का पता लगाया जाता है। इससे व्यवसाय की कार्यकुशलता का ज्ञान होता है, जिससे भविष्य में प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक आय विवरण एक व्यवसाय के दो या अधिक अवयवों के संचालन परिणामों को तुलनात्मक रूप में निरपेक्ष मूल्य प्रतिशत में हुए परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करता है। तुलनात्मक आय विवरण तैयार करना, कैसे तैयार करें? इसके लिए हमारे पास क्या विधि है, क्या मेथड है, किस प्रकार से हमें तैयार करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हम तुलनात्मक आय विवरण कैसे तैयार करेंगे। छात्र यहाँ पे हम आय विवरण तैयार करने के लिए, ये बहुत कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि तुलनात्मक आय विवरण जो हम तैयार कर रहे हैं वो हमारे पास हम पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं। जो हमने 11वीं में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और व्यापार खाता पढ़ा था, उसी को हमने नए रूप में एक इसका प्रारूप, इसका स्टेटमेंट में परिवर्तन करके इसे लिखने का तरीके में क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कैसे हम तैयार करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आय विवरण जिसे लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है, विभिन्न मदों की पूर्ण एवं सापेक्षिक तुलना करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। यह तुलना वृद्धि या कमी को दर्शाते हुए प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। तुलनात्मक आय विवरण में 5 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 5 खाने, स्तंभ भी कह सकते हैं, हम बनाए जाते हैं। इन खानों में क्रमानुसार पूर्तियां की जाती है। प्रथम 3 खानों के लिए सूचना प्राय दी रहती है। शेष 2 में विश्लेषण एवं तुलना का अंतिम खाते के आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। इसे निम्नानुसार जाना जा सकता है। पहले खाने में संस्थान की आय, कोष्ठक में आगम कह सकते हैं, रेवेन्यू एवं व्यय की मदें विवरण के रूप में लिखी जाती है। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। संचालन या परिचालन से आय। संचालन या परिचालन के अंतर्गत कौन कौन सी आय हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है माल के विक्रय से आगम, मतलब रेवेन्यू कितनी है, माल का कितना विक्रय हुआ, पर कितना सेल हुआ उसमें से हम विक्रय वापसी को घटा लेते हैं, मतलब शुद्ध विक्रय ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा विक्रय ज्ञात कर लेते हैं? शुद्ध विक्रय। नंबर दूसरा, स्क्रैप की बिक्री से आगम। यदि उससे कोई स्क्रैप निकल रही है और उसकी बिक्री से कोई आगम हो रही है तो उसका भी हम देखा करते हैं। सेवाओं से प्राप्ति, सेवाओं से क्या है? प्राप्ति, प्राप्त नगद बट्टा, प्राप्त व्यापारी कमीशन आदि।
कमीशन आदि। अनाय, अनाय भी हमारे पास होती है। नंबर एक, स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ हुआ हो, ब्याज एवं लाभांश की क्या हो, प्राप्ति हो, और प्राप्त किराया। तीसरा पॉइंट हमारे पास व्यय, मतलब संचालन से आय एवं अन्य आय के योग में से व्यय को घटाया जाता है। व्ययों में प्राय निम्न मदें शामिल रहती है। नंबर एक, बेचे गए माल की लागत। बेचे गए लागत मतलब इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है बेचे गए माल की लागत को? तो बेचे गए माल की लागत इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद प्लस माल का क्रय प्लस क्रय पर प्रत्यक्ष व्यय और माइनस अंतिम स्कंद। तो जब हमारे पास ये आंकड़े दिए रहते हैं तो हम बेचे गए माल की लागत को भी निकाल लेते हैं। कई बार हमें प्रश्न में ऐसा रहता है छात्रों कि बेचे गए माल की लागत के स्थान पर कभी कभी उपयोग की गई सामग्री की लागत भी दी रहती है। तो जैसे हम परिचालन की आय में से बेचे गए माल की लागत को माइनस करते हैं, उसी स्थान पर उपयोग की गई सामग्री की लागत को भी हम आय में से माइनस करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कर्मचारी यथार्थ व्यय। कर्मचारी के यथार्थ के व्यय कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें कर्मचारी को दिया जाने वाला नंबर एक वेतन, नंबर दूसरा मजदूरी, नंबर तीसरा कर्मचारी के कल्याण और दिए गए व्यय आदि शामिल किए जाते हैं। अन्य व्यय, अन्य व्ययों में अनेक व्यय एवं हानियां शामिल किए जाते हैं। इनमें प्रमुख है विक्रय एवं वितरण व्यय, विज्ञापन व्यय, दिया गया नगद बट्टा, टेलीफोन व्यय, विद्युत व्यय, अप्राप्त ऋण संचिति, चुकाया गया कमीशन, किराए का भुगतान, विनियोगों के विक्रय पर हानि, स्थायी संपत्ति के विक्रय पर हानि। ये हम सबसे पहले कॉलम में हम आय एवं हमें व्यय दिए रहते हैं। दूसरे खाने में गत वर्ष के आंकड़ों को दिखाया जाता है। जैसे मैं गत वर्ष की बात आपको समझा रहा हूं, जैसे हमको 2 वर्ष दिए हैं, 2019 और 2020। तो 2019 हमारे लिए गत वर्ष कहलाएगा, 2020 हमारे लिए चालू वर्ष कहलाएगा। तो दूसरे खाने में हमें गत वर्ष के आंकड़े दिए रहते हैं, तीसरे खाने में चालू वर्ष के आंकड़े दिए रहते हैं, चौथे खाने में मदों में निरपेक्ष कमी या वृद्धि को लिखा जाता है। निरपेक्ष कमी या वृद्धि को जानने के लिए दूसरे खाने के आंकड़ों में से तीसरे खाने के आंकड़ों को घटाया जाता है। मतलब गत वर्ष के आंकड़ों में से हम करेंट ईयर के आंकड़ों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इनके धनात्मक या ऋणात्मक होने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब सिर्फ हम अंतर की राशि देखते हैं, अंतर की राशि, उसमें प्लस माइनस की बात नहीं देखते हैं, ना किसी प्रकार का कोई चिन्ह का उपयोग करते हैं कि माइनस है तो हम माइनस में लिखेंगे या प्लस है तो हम प्लस में लिखेंगे। ऐसा नहीं, हम किसी प्रकार का कोई धनात्मक या ऋणात्मक होने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये निरपेक्ष अंतर होता है। यह अंतर वृद्धि या कमी को इंगित करता है। वृद्धि के अंतर्गत हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। कमी यदि हमारे पास कोई हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस समय हम आंकड़ों को कोष्टक में भी लिख देते हैं अपने समझने के उद्देश्य। पांचवें खाने में चौथे खाने के आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह प्रतिशत दूसरे खाने की राशि के आधार पर निकाला जाता है। सूत्र के रूप में इसे निम्नानुसार भी लिखा जा सकता है। परिवर्तन का प्रतिशत, चौथे खाने की राशि, निरपेक्ष अंतर, या इसे हम कह सकते हैं कमी या वृद्धि के अंतर की राशि, इंटू 100 अपान दूसरे खाने की राशि। दूसरे खाने की राशि मतलब गत वर्ष की राशि, गत वर्ष की राशि। इस प्रकार से हम वित्तीय जो विवरण का पहला उपकरण है या तकनीकी है वो है तुलनात्मक इनकम
स्टेटमेंट, तुलनात्मक आय विवरण पत्र, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छात्रों, मैंने अभी आपको प्रारूप के बारे में बताया था कि इसमें 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 5। प्रश्न में हमें ऑलरेडी 3 कॉलम की सूचनाएं दी रहती है। पहला कॉलम हमारे पास पर्टिकुलर का होता है, जिसमें आय एवं व्यय लिखी रहती है। दूसरा कॉलम हमारे पास प्रीवियस ईयर के आंकड़े दिए रहते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है गत वर्ष। करेंट ईयर का अर्थ होता है चालू वर्ष। तो जब भी हम आगे चल के कोई एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ तक की सूचनाएं दी रहेंगी। पर्टिकुलर मतलब विवरण में हमें आय एवं व्यय दिए रहेंगे, गत वर्ष के आंकड़े दिए रहेंगे, तो चालू वर्ष के आंकड़े क्या करेंगे? दिएंगे। चौथा जो हमारे कॉलम है उसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज की राशि लिखते हैं। मतलब इंक्रीज कितनी, दोनों में गत वर्ष चालू वर्ष में या तो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। और 5वें कॉलम में हम चेंज इन परसेंटेज, क्या परसेंटेज में वृद्धि या क्या हुई है, कमी हुई है, इसको हम परिवर्तन देखते हैं। अब पर्टिकुलर कॉलम में आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब परिचालन से आय। अदर इनकम, अदर इनकम मतलब अन्य आय। टोटल रेवेन्यू मतलब हमारे परिचालन से आय या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों का हम क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास आय क्या हुई है या टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई है। लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार हमें प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया हो तो उसके स्थान पर मटेरियल कंज्यूम्ड भी दिया रहता है। उपयोग की गई सामग्री भी का भी नाम लिखा रहता है, उसे भी हम माइनस कर लेते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमारे पास सैलरी एंड वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन लॉस ऑन फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, अदर एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस। टोटल आय में से हम टोटल एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्ञात हो जाता है। मतलब टोटल इनकम में से टोटल जो हमारी पास ऑगम है उसमें से एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट फिर टैक्स माइनस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। आज की कक्षा में जो पढ़ा है आपने उसका पुनः अभ्यास करें। किसी प्रकार की समस्या जिज्ञासा हेतु विषय शिक्षक से संपर्क करें। इसके आगे के विषय वस्तु हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।